हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट कल सेंटर ऑफ मास किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 होल ओवर M1 प्लस M2। एक तो हमने ये किया था। दूसरा आपको बताया था मैंने कि इफ़ सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करे, ओरिजिन पे, तो M1R1 वेक्टर इक्वल टू माइनस M2R2 वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस का साइन नहीं आएगा। M1R1 किसके इक्वल आएगा, M2R2 के इक्वल आएगा। फिर आपको मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द हैवियर बॉडी, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द हैवियर बॉडी, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन न्यूमेरिकल बताता हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इज़ 1.65 आंस्ट्रोम। कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम में कितना डिस्टेंस है, 1.65 आंस्ट्रोम। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, 1.65 आंस्ट्रोम। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख लो सच, इन CO मॉलिक्यूल, ये कार्बन और ऑक्सीजन में डिस्टेंस किस मॉलिक्यूल में, CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में ये कार्बन एटम है और ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है। कार्बन और ऑक्सीजन एटम में जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 1.65 आंस्ट्रोम, ठीक है। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। थोड़ा आइडिया लगाइए, सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक होगा, कार्बन के नज़दीक होगा या ऑक्सीजन के नज़दीक होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में हैवी कौन है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कौन हैवी है, ऑक्सीजन। तो सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक होगा, ऑक्सीजन के। और मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का ऑक्सीजन से कितना डिस्टेंस है, x, ये हमने सपोज कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1.65, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा आपके पास, 1.65 माइनस x रहा, यही रहेगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है दो एटम्स के लिए, M1R1 इक्वल टू M2R2 है। M1 किसका मास है, कार्बन का, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट्स, 12 लिखेंगे। R1 है कार्बन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ 1.65 माइनस x इक्वल टू M2 है ऑक्सीजन का मास 16 और ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, x। सोल्व कर लो और अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी x आता है। देखना ज़रा, 1.65 इंटू 12 करना कितना होता है, 1.65 इंटू 12, 1.65 इंटू 12, 1.65 इंटू 12, तुमने कटिंग कर दी। चलो देखो कितना होता है, 12 इंटू 1.65 माइनस 12x इक्वल टू 16x, 12 इंटू 1.65 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 28x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 1.65 डिवाइडेड बाई 28, और ये डिस्टेंस किस में आएगा, आंस्ट्रोम में आएगा। नो, टोटल व्हाट इज द टोटल आंसर, व्हाट इज टोटल आंसर, 1980 19.80 बाई 28 आंस्ट्रोम, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम in HCl molecule, in HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हाइड्रोजन से कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम। अब हाइड्रोजन में और क्लोरीन में बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो ये आपके पास है हाइड्रोजन एटम, ये आपके पास है क्लोरीन एटम, HCl मॉलिक्यूल है। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपको हाइड्रोजन से गिवन है, कितना गिवन है, 0.5। तो ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, इसका डिस्टेंस हाइड्रोजन से गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है। हमें ये टोटल डिस्टेंस बताना है कितना होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम में। तो टोटल हमने सपोज कर लिया x है, ये है 0.5, बाकी कितना बचा, x माइनस 0.5 ये बचेगा। तो वही फॉर्मूला लगाओ आप, m1r1 इक्वल टू m2r2, m1r1 इक्वल टू m2r2। अब आपको पता है सबको हाइड्रोजन का मास अपन लेते हैं 1 यूनिट और क्लोरीन का होता है 35.5। ये थोड़ा याद होना चाहिए, नहीं तो पेपर में भी दिया होगा। हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट और डिस्टेंस है 0.5, क्लोरीन का मास अपने पास है 35.5 और क्लोरीन का डिस्टेंस है x माइनस 0.5। तो ये बनेगा 0.5 इक्वल टू 35.5x माइनस, हाँ जी 35.5 इंटू 0.5। तो आपका बन जाएगा 0.5 प्लस 35.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 35.5x। 0.5 कॉमन, 1 प्लस 35.5, थर्ड की सिर्फ कैलकुलेशन है। तो आपके पास बनता है ये 0.5 इंटू 36.5 इक्वल टू 35.5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 36.5 अपॉन 35.5। जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस डायग्राम बनानी है। सोल्व किया तो x आ जाएगा और x आपके पास किस में आएगा, हमने कोई यूनिट तो कन्वर्ट किया नहीं ना, तो एंगस्ट्रॉम में गिवन है डिस्टेंस। तो x की वैल्यू किस में आ जाएगी आपके पास, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम कितना आ गया, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो एक तो ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। अब आप थोड़ा और अपना लेवल बढ़ाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। कर दे रहा इसको, अगली तरह के अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फॉर्मूला वही लगना है, m1r1 इक्वल टू m2r2। हाँ जी, ये ना एक बोट है, कॉन्सेप्ट समझना है पहले। एक बोट है, इस बोट का मास जो है 20 kg है। बोट पानी के ऊपर है। इस बोट पे यहाँ पे एक आदमी है, इसका मास आप कह लो 40 kg है। किनारे पे आदमी खड़ा है और ये मैन, बोट की टोटल लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर लेंथ है बोट की। आदमी एंड ए से कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो हमने कभी भी, हम जब बोट पे बैठते हैं ना, अगर आप बोट पे आगे जाओगे तो बोट ना पीछे जाती है। सोच के देखो कभी, अगर हम बोट पे बोटिंग कर रहे हैं मान लीजिए, अगर आप बोट पे इस एंड पे हो, अगर आप बोट पे चलते हो तो बोट स्टेबल नहीं रहती, बोट हिलती है तो बोट थोड़ी सी पीछे जाती है। हमें ये बताना है कि जब ये आदमी ए से बी पे पहुंच गया
तो बोर्ड कितना डिस्प्लेस कर जाएगी, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको डायग्राम पहले बनवा दी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, डायग्राम गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन द मैन मूव फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, व्हेन द मैन मूव फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, then how much the boat displace, and A to and B, then how much the boat displace। हाँ जी, क्वेश्चन बड़े आसान है ये, इसका आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहली बात आप नोट करेंगे, क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नहीं, आदमी बोर्ड के ऊपर चल रहा है बस, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज, ये बात पहले नोट करो। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, then the position of center of mass, then the position of center of mass does not change। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये आदमी कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, तो जो बोट है वो कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, एक्स। हमने एक्स निकालना है। मैन अगर आगे जा रहा है तो बोट कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, एक्स। अब आपने फॉर्मूला तो यही लगाना है, m1r1 इक्वल टू m2r2। कब लगता है ये? जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब m1 है मैन का मास, मैन का मास कितना है? 40, ये अपन ने लिख लिया। अब मैन कितना चला? मैन कितना चला? 10 मीटर चला बोट के ऊपर, और वही बोट उस आदमी को x मीटर कहाँ ले आई? पीछे ले आई। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आदमी कितना चला? 10 वो खुद गया, बोट उसको x पीछे ले आई, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आदमी कितना चला? 10 माइनस x। हमने सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है। अगर आदमी बोट पे 10 मीटर चलता है तो वो बोट इसको x पीछे भी तो लेके आ रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू वाटर मैन कितना चला? 10 माइनस एक्स इक्वल टू बोर्ड का मास कितना है? 20, और बोर्ड कितना चली? x। तो आपके पास आ जाएगा 400 माइनस 40x इक्वल टू 20x। 400 इक्वल टू 60x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400/60, कटिंग हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते। अगले क्वेश्चन में यही बोट है, मैंने आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, डायग्राम ही बना रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। यही बोट है, इस बोट का मास 20 kg है, वही आदमी है ए पे 10 kg, कितना मास है आदमी का? 40 kg। बोट की लेंथ कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक और है पर्सन बी पे, उसका मास है, थोड़ा हैवी ले लेते हैं इसको, 60 kg, ठीक है। 2 आदमी हो गए। अब ए वाला उधर जा रहा है और बी वाला इधर आ रहा है, ठीक है। और दोनों ही कहाँ पे मीट करते हैं? सेंटर पे। ए एंड बी मीट एट द सेंटर ऑफ द बोट। इधर से ए चला, उधर से बी चला, दोनों कहाँ मीट करते हैं? सेंटर पे, ठीक है। डायग्राम मैंने बना दी है। क्वेश्चन है, हाउ मच द बोट डिस्प्लेस। बोट कितना डिस्प्लेस करेगी? थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख लो कि जो मैन है ए और बी वो सेंटर पे मीट करते हैं, देन हाउ मच द बोट डिस्प्लेस। अब ये आपकी मर्ज़ी है, बोट को अब जहाँ मर्जी डिस्प्लेस कराओ, तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहे लेफ़्ट साइड पे कराओ चाहे राइट साइड पे। अगर आपने गलत सपोज किया है तो आंसर में अपने आप माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि बोट कहाँ डिस्प्लेस कर रही है? यहाँ कर रही है, ये मान लिया मैंने। लेफ़्ट की तरफ बोट खिसक गई है।
अगर राइट की तरफ मानोगे तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अगर आंसर में माइनस आ गया तो हमारी सपोजिशन क्या है, गलत है। राइट साइड की बजाय बोर्ड कहाँ जा रही है, लेफ़्ट साइड पे जा रही है। मैंने मान लिया कि बोर्ड कहाँ जा रही है, लेफ़्ट पे जा रही है। अब देखेंगे अब आदमी ए वाला जो है, ए ने बोर्ड पे 5 मीटर चलना है, फॉर्मूला यही लगेगा। अब इसमें टोटल में कितने मासेस है, टोटल 3 है, बोर्ड का एक और एक ए का और एक। अब बताना लेफ़्ट साइड पे कौन कौन जा रहा है, बोट और कौन सा है मैन, बी वाला। तो जो एक तरफ जा रहा है वो एक तरफ लिख देना है, जो उस तरफ जा रहा है वो दूसरी तरफ लिख देना है। लेफ़्ट राइट की तरफ कौन जा रहा है, ए जा रहा है, तो M1 R1 बस इक्वल टू। लेफ़्ट की तरफ कौन कौन जा रहा है, बोट और बी, तो ये लिख दूँ मैं M2 R2 प्लस M3 R4। ये याद रखना है कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको एक तरफ प्लस करना है और ऑपोजिट वाले को दूसरी तरफ लिखना है। राइट वाले राइट साइड पे इधर लिखने हैं और इधर ऑपोजिट वाले एक तरफ लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया। ए जा रहा है राइट साइड पे तो ए एक तरफ लिखा, बी और बोट आ रहे लेफ्ट साइड पे तो वो दोनों एक तरफ लिख दिए। अब अपन देखते हैं M1 किसका मास है, ए का मास कितना है 40 ब्रैकेट। हाँ जी, ए आगे कितना जा रहा है 5 मीटर, बोर्ड उसको पीछे कितना लेके आ रही है x, तो R1 की वैल्यू कितने लिखा जाएगा 5 - x इक्वल टू M2 है बोर्ड का मास। कितना मास है बोर्ड का 20 है, बोर्ड कितना डिस्प्लेस हुई है x 20x इक्वल टू M3 60 और ये आदमी जो B है ये कितना चला 10, तो बोर्ड के ऊपर चला और बोर्ड इस तरफ और उसको कितना ले आती है x ले आती है, तो टोटल B कितना चला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 बोर्ड पे और x ये क्या लिखेंगे 60 × 5 + x, मतलब B वाला आदमी यहाँ पे आ गया ना 5 मीटर और बोट उसको उसी तरफ और लेगी x मीटर, तो टोटल B कितना चला 5 + x चला। देन सोल्व इट, तो ये आपका बन जाएगा 200 - 40x इक्वल टू 20x + 300 + 60x। तो x वाले इकट्ठे कर लो, 200 - 300 इक्वल टू 20x + 60x + 40x, ये बन जाएगा -100 इक्वल टू 120x। तो x की वैल्यू आ जाएगी -100/120, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/6। माइनस का मतलब क्या है, मैंने सपोज किया था कि जो बोट है वो लेफ़्ट साइड पे डिस्प्लेस हो रही है, ऐसा नहीं होगा। बोट लेफ़्ट पे जाने की बजाय राइट पे डिस्प्लेस होगी, तो लिख लिया था थोड़ा सा, इन दिस केस बोट डिस्प्लेस राइट साइड। हमने लेफ़्ट पे सपोज किया था, आंसर में आ गया माइनस, तो हमारी सपोजिशन होगी गलत। तो बोट लेफ़्ट पे डिस्प्लेस होने की बजाय राइट साइड पे डिस्प्लेस हो रही है। तो एक तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाते हैं। अब ये कैपिटल जो M है ये प्लैंक का मास है, प्लैंक हो गया वुड का ब्लॉक है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब सरफेस पे। इसके ऊपर एक ये है मैन है, मैन इसके ऊपर ना भाग रहा है, मैन का मास ले ले, चलो मैन का मास स्मॉल है मान लेते हैं, मैन इस पे भाग रहा है v स्पीड से। ठीक है, आपका क्वेश्चन है विद व्हाट स्पीड प्लैंक शिफ्ट, प्लैंक कितनी स्पीड से शिफ्ट कर जाएगा, प्लैंक कितनी स्पीड से पीछे जाएगा। अगर आदमी इस पे v स्पीड से आगे जा रहा है तो प्लैंक कितनी स्पीड से पीछे जाएगा। क्लियर है, हम मान लेते हैं कि ये प्लैंक पीछे खिसक जाता है कितनी स्पीड से v'। ठीक है, तरीका वही है करने का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब M1 R1 लगाते थे ना, अब लगा देंगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, R1 R2 की जगह ना V1 V2 लग जाएगा। हाँ जी, M1 है इस मैन का मास स्मॉल m, बताना मैन की वेलोसिटी कितनी बनेगी। राइट साइड पे v
जा रहा है, प्लैंक उसको v डैश पीछे ले आता है, तरीका वही है। तो क्या वेलोसिटी लिखी जाएगी इसकी, v माइनस v डैश इक्वल टू m2 है प्लैंक का मास, प्लैंक का मास है कैपिटल M और प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है v डैश, यही है ना। वो m1 r1 m2 r2 इसमें ना कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे आप, इसमें वेलोसिटी आ गई ना सीधा ही, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस का डेरिवेटिव। इसमें m1 v1 इक्वल m2 v2 लगाना है, बस ये तो आसान है सब। वो इसमें ये देखना ही नहीं कि कितना आदमी चला, सिर्फ वेलोसिटी देखनी है। राइट साइड पे आदमी जा रहा है, प्लैंक लेफ्ट साइड पे खिसक रहा है, तो नेट जो वेलोसिटी बनेगी वो v माइनस v डैश बनेगी। सॉल्व इट, इससे v डैश निकाल लेंगे, mv माइनस mv डैश इक्वल टू कैपिटल mv डैश, mv इक्वल टू कैपिटल mv डैश प्लस स्मॉल mv डैश, mv इक्वल टू v डैश कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपके पास v डैश की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी ठीक है, ये कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें ना अलग अलग तरह के लेवल्स है, जैसे ये आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिया। अब नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये पूरा एक ना एक डिस्क है, डिस्क आप समझते हो, पूरी डिस्क है ये। इस डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी है, कहीं से थिक नहीं है कहीं से थिन नहीं है, एक जैसी डिस्क है, यूनिफॉर्म थिकनेस है मतलब इसकी। तो यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस डिस्क में से एक थोड़ा सा ना हिस्सा कट कर दिया। अब ये डिस्क क्या यूनिफॉर्म रही, नहीं, इसमें थोड़ा सा हिस्सा कट करके बाहर फेंक दिया। अब मुझे बताना है कि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के हमने अब क्वेश्चन करने हैं। तो पूरी डिस्क में से हमने थोड़ा सा हिस्सा कट करके बाहर थ्रो कर दिया है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप किसी बॉडी में से ना कुछ पोर्शन कट करके थ्रो कर दे, बॉडी में से कुछ पोर्शन कट करके थ्रो कर दे, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का ये फॉर्मूला होता है, आपको याद है, m1 r1 आगे बोलो प्लस m2 r2 लिखते थे ना, प्लस नहीं लिखना, हमने मास निकाल दिया ना, रिमूव कर दिया ना मास, तो माइनस। तो अगर हम किसी बॉडी में से कोई पोर्शन कट करके थ्रो कर दे, तो अपने फॉर्मूले में हम लिखना है माइनस m1 r1 माइनस m2 r2 होल ओवर m1 माइनस m2। तो हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको NCERT वाले क्वेश्चन इसके करवा रहा हूँ। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, जब भी हम कोई पोर्शन कट करें तो ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेना साथ में, लिखेंगे अ यूनिफॉर्म डिस्क of mass capital M, uniform disk of mass capital M and radius capital R, mass capital M and radius capital R, from which small circular cross section of radius r by 2 is cut out, of radius r by 2 is cut out. Distance of the center of the circular cross section, distance of the center of the circular cross section from the center of the disk is r by 2. From the center of the disk is r by 2. Locate
न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेट न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, ये समझेंगे। ये एक पूरी डिस्क है, इसमें इसका रेडियस है कैपिटल आर। हमने देखना मैं जो सर्कल कट करा है इसमें से, उसका रेडियस बोलो r/2, तो उसका डायमीटर कितना हो गया? सर्कल जो कट करा उसका रेडियस है r/2, तो उसका डायमीटर कितना हो गया? r हो गया। इसका मतलब वो जो हमने सर्कल कट किया है ना वैसे होएगा। ठीक है, और सर्कल का सेंटर और डिस्क के सेंटर में डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको? r/2 ये दिया हुआ। बाकी हिस्से में मास है। ये वाला अपन एक होल सा बना दिया, इसके अंदर कटिंग करके एक होल बना दिया। अब बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये अपना क्वेश्चन है। डायग्राम थोड़ी ध्यान से बनानी है और फॉर्मूला आपको मैंने बताया। क्या फॉर्मूला लगाना है अपन ने? m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अब देखते हैं m1 क्या होता है। m1 होता है जो डिस्क है, पूरी डिस्क, उसका मास कैपिटल M। m1 है पूरी डिस्क का मास कैपिटल M। व्हाट इज r1? r1 है पूरी डिस्क का जहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, पूरी डिस्क का कहाँ पे था सेंटर ऑफ मास? पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? अभी सेंटर पे था। सेंटर को अपन मानते हैं ओरिजिन, तो r1 हो गया 0। थोड़ा लिख लो r1 क्या चीज़ है। व्हाट इज r1? r1 होता है पूरी डिस्क कट करने से पहले जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास था। डिस्क को कट करने से पहले जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास था वो r1 है। और r1 हमेशा ना इस तरह के न्यूमेरिकल में 0 ही होएगा, ऑलवेज 0 ही होएगा r1। m1 टोटल मास हो गया, r1 हो गया 0। अब बात आ गई m2 पे। m2 है जो अपन ने सर्कल कट करा है, इसका मास, कितना मास अपन ने रिमूव कर दिया, तो वो m2 कैसे निकाल लेंगे? देखना, पूरी डिस्क का एरिया कितना होता है? πr²। डिस्क इज ए सर्कल, सर्कुलर प्लेट कह सकते हैं, तो उसका एरिया हो गया πr²। πr² में कितना मास है? m। तो 1 एरिया में कितना मास बनेगा? m/πr², यही बनेगा। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। जो मैंने सर्कल कट करा है इसका रेडियस बोलो कितना है? r/2 है। तो जो मैंने सर्कल कट करा इसका रेडियस r/2, तो इसका एरिया बन गया πr/2 का स्क्वायर। इसमें मास कितना? यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। 5 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, 1 की इतनी होगी, तो 10 की कितनी होगी? वही मेथड, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्या जी आपके पास m/4 आ गया कटिंग करके? चेक कर लो। πr² पूरी डिस्क का मास है m। 1 में इतना बना, जो मैंने सर्कल कट किया इसमें मास इतना बना, m/4 आया। जो m/4 है वो किसकी वैल्यू है? m2 की। जो हमने सर्कल कट किया है उसका मास आ गया m2। अब आपको m1 पता चल गया, r1 पता चल गया, m2 पता चल गया, अब रह गया r2। व्हाट इज r2? r2 होता है इसका सेंटर और इसके सेंटर में डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? दोनों के सेंटर में डिस्टेंस। डिस्क का सेंटर और जो हमने सर्कल कट किया है इसका सेंटर में गैप कितना है? r/2, तो वो r2 होता है। मैं एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ। m1 क्या था अभी? टोटल मास कैपिटल M। r1 हमेशा 0, जहाँ पे डिस्क का सेंटर ऑफ मास है पूरी डिस्क का, वो r1 हमेशा होता है 0। फिर बात आ गई m2 की। m2 होता है जो हमने सर्कल कट करके बाहर थ्रो किया, उसका जो मास हमने रिमूव जो किया है, तो m2 की वैल्यू हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। πr² में मास m, 1 में इतना, तो πr/2 में कितना? ठीक है। r2 क्या होता है? डिस्क का सेंटर और जो सर्कल कट कर रहा है उसके सेंटर में डिस्टेंस, r2, r/2 वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल r इक्वल टू m1 की वैल्यू कैपिटल M, r1 है 0,
m2 की वैल्यू कितनी है m/4, r2 की वैल्यू कितनी है r/2 अपॉन m माइनस m/4। तो r की वैल्यू आ जाएगी -mr/8 अपॉन 3m/4। m माइनस m/4 हो गया 3m/4। तो कटिंग कर लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हो गया, रह गया 2। तो ये बन गया -r अपॉन 2 × 3 दैट इज़ 6। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सर्कल कट किया तो सेंटर ऑफ मास लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। माइनस का मतलब है सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ़्ट साइड पे। लिख लो ये मतलब क्या है इसका माइनस साइन का। नेगेटिव साइन सिग्निफाई डैट सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट। नेगेटिव साइन सिग्निफाई डैट सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लिखना ऐसा। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R from which small circular cross section of radius r/6, small circular cross section of radius r/6 is cut out. Distance between center of the disc and center of the circle is r/2. Distance between center of the disc and center of the circle is r/2. What is the new position of center of mass? What is the new position of center of mass? करिए बच्चे, ट्राई देखिए। What is the answer? हाँ जी बच्चे, आपको मैंने ट्राई करने के लिए बोला, तो देखिए क्या है इसका सलूशन। ये आपके पास डिस्क है कंप्लीट, और इसका सेंटर है। ठीक है, इसमें से हमने सर्कल कट किया है। उस सर्कल का रेडियस कितना है r/6। तो सर्कल का रेडियस है r/6, तो वो साइड पे बनेगा सर्कल, छोटा सर्कल बनेगा। उसके सेंटर में और डिस्क के सेंटर में डिस्टेंस है r/2। जो सर्कल अपन ने कट किया है, इस सर्कल का रेडियस है r/6। ये डायग्राम बनती है। फिजिक्स में ना डायग्राम अगर सही बना लेते हो फिर न्यूमेरिकल करना इजी हो जाता है। ये बनता है ना। अब व्हाट इज m1? m1 होता है टोटल मास, वो तो कैपिटल M है। व्हाट इज r1? 0। r2 दोनों के सेंटर में डिस्टेंस r/2 है। तो सारा कुछ तो पता है सिवाय किसके, m2 निकालने के। m2 निकाल लो बस। तो πr² एरिया में मास है कैपिटल M, 1 में कितना बनेगा m/πr²। जो हमने सर्कल कट किया है उसका एरिया बनेगा πr/6। तो ये πr²/36 हो गया है ना। r/6 का होल स्क्वायर करोगे तो r²/36 हो गया। पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो वो m/36 आ गया। वो आपके पास m2 बनता है। तो सारी वैल्यूज़ आपको पता है। m1 की वैल्यू m, r1 है 0, m2 की वैल्यू है m/36, r2 की वैल्यू है r/2, m माइनस m/36। तो -mr/72 अपॉन 35 m/36। तो व्हेन वी कट इट, सॉल्व इट,
तो -r/70 इज द आंसर। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास शिफ्ट लेफ्ट साइड। वही सेम आ गया, देख लो 72 से 36 की कटिंग करें, यहाँ पे 2 आ गया ना, फिर 2 × 35 कितना हो गया, 70 हो गया। तो आपके पास r की वैल्यू कितनी बन गई, -r/70 आ गई। इसमें ये हमने कट किया, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर हम इसी सर्कल में, इसी डिस्क में, ये मैंने कट किया, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ, आपने बताया सेंटर पे। अब मैंने एक सर्कल और कट कर दिया सेम सिमेट्रिकल, फिर क्या होगा, इसके कारण राइट पे, इसके कारण लेफ्ट पे, इसके कारण राइट पे। देखो सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री बन रही है इस डायग्राम में। एक होल इधर है, एक होल इधर है, तो सेंटर ऑफ मास वापस कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो 2 होल बने, अगर मैं सपोज एक सर्कल ऊपर कट कर देता हूँ, अब बताओ हाँ कहाँ शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास, अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने नीचे भी एक सर्कल और कट कर दिया, अब बताइए, फिर ऊपर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता रहेगा। इधर कट करा तो इधर आ गया, इधर कट किया तो इधर आ गया, दोनों तरफ कट करे तो सेंटर पे आ गया। अगर ये पूरी डिस्क है और मैंने सेंटर ऑफ मास कट ही ऐसे किया कि वो इसके सेंटर पे ही आ जाए, फिर हमने कट ही ऐसे किया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, दोनों के सेंटर आपस में क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो व्हाट इज R2, 0। R1 पहले से क्या था, 0। व्हाट इज आंसर, 0। तो वापिस यहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम इस तरह कट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर ही रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस जगह से कटिंग की है, उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, लेफ़्ट पे, राइट पे, अप और डाउन। ठीक है बच्चे, इतना हम क्लास में कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।